हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, जिसमें हमारा सेकेंड चैप्टर चल रहा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लिए थे, मॉडल्स पढ़े थे अब अलग अलग, जिसमें टॉमसन का मॉडल आप लोगों ने पढ़ा, रदरफोर्ड का पढ़ा और अभी हम बोहर का मॉडल पढ़ रहे थे जो कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है। ओके, तो उसी को हम लोग यहाँ पर सीख रहे थे। लास्ट सेशन में हमने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को पढ़ना स्टार्ट किया था और उसको पढ़ने से पहले हमने बोला था कि उससे रिलेटेड, उस हाइड्रोजन एटम से रिलेटेड बहुत सारी बातें वहां पर बताई गई थी बोहर के मॉडल में। जो कि पहला क्या कह रहा था कि स्टेशनरी स्टेट जो होगी इलेक्ट्रॉन की, उसके लिए n की वैल्यू 1, 2, 3 यानी इंटीग्रल नंबर्स के रूप में होगी, पूर्णांक संख्या के रूप में होगी, और जो कि किस रूप में जाना जाएगा, आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के रूप में जाना जाएगा। ओके, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उसे कहा जाएगा जो n की वैल्यू होगी। दूसरा आपका क्या कह रहा था कि हम रेडियस की जो होगी, जो हाइड्रोजन का एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन जिस रेडियाई में पाया जा रहा है, जिस कक्षा में, ऑर्बिट में आपके पाया जा रहा है, इस कक्षा की रेडियस कितनी होगी? आर एन इज इक्वल टू क्या कह रहे थे? एन स्क्वायर ए जीरो। यहाँ से हम त्रिज्या कैलकुलेट कर लेते हैं उसकी, जहां पर क्या पाया जा रहा है? इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है। इसी को, इस A0 को यहाँ पर क्या कहा गया था? बोहर ऑर्बिट कहा गया था, यानी बोहर ऑर्बिट की जो त्रिज्या होगी उसके आधार पर। क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक ही कक्षा पाई जाती है, तो n की वैल्यू 1 हो जाती है, तो वहां पर जो A0 की वैल्यू होगी वही आपकी क्या हो जाएगी? इस Rn की वैल्यू हो जाएगी। मतलब जितनी त्रिज्या किसकी है बोहर मॉडल में या बोहर ऑर्बिट की जो त्रिज्या है, वही किसकी हो जाएगी? हाइड्रोजन के उस इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट की हो जाएगी। यानी आर एन की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर? आर एन इज इक्वल टू, वेयर एन इज इक्वल टू 1, तो 1 का स्क्वायर इंटू 52.9, क्योंकि हमें A0 की वैल्यू बताई गई है यहाँ पे 52.9 है पिकोमीटर, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 इंटू 52.9, तो 52.9 आ जाएगा पिकोमीटर। ये उस हाइड्रोजन एटम के लिए इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट की त्रिज्या होगी। ना पढ़ लिया था। लेकिन आपका क्या कह रहा था कि अभी हम एक्सप्रेशन देखा रहा था हमने एनर्जी के लिए, जो कह रहा था कि आपका E इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस RH 1 अपॉन n का स्क्वायर, ये हम देख रहे थे। ओके, और अगर पहली कक्षा की बात करें जहाँ पे n की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो जितना रिडबर्ग, RH क्या था? रिडबर्ग कांस्टेंट था, तो रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है? ये है। तो En जहाँ पर n की वैल्यू 1 है, यानी पहली कक्षा की बात कर रहे हैं, तो उसकी एनर्जी इसी के बराबर हो जाती है हाइड्रोजन के केस। ओके, फिर हमने क्या कहा? अगर हाइड्रोजन की ही तरह स्ट्रक्चर रखने वाले हम और स्पीशीज को या आयंस को ले लें, जैसे He प्लस, Li2 प्लस, Be3 प्लस ले लें, तो क्या उनका भी एनर्जी वही होगा जो हाइड्रोजन का है? तो यहाँ पर कहते हैं कि नहीं, उनका एनर्जी उतना नहीं होगा, पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास क्या है? फॉर्मूला है, और वहां पर फॉर्मूले से हम क्या निकाल लेंगे? पूर्ण, क्योंकि हमें इनका परमाणु क्रमांक पता है। परमाणु क्रमांक सबका अलग अलग है। हाइड्रोजन के लिए 1 था, हीलियम के लिए 2 है, लिथियम के लिए 3 है, बेरिलियम के लिए 4। तो इन Z की वैल्यू से हम En यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी उन आयंस की जो ऑर्बिट्स हैं उनका एनर्जी लेवल या उनकी एनर्जी कितनी होगी वो कैलकुलेट कर लेते हैं, और इस वाले फॉर्मूले से हम उनकी त्रिज्या भी कैलकुलेट कर लेते हैं। एनर्जी क्या कहती है कि जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, तो यहाँ पर त्रिज्या कैलकुलेट कर लेंगे, और क्या बता रहे हैं कि एनर्जी जितनी है वो एनर्जी क्या होती जाएगी? और ऋणात्मक होती जाएगी। यानी अगर इसका वैल्यू बढ़ेगा तो बढ़ेगा किसमें?
माइनस में बढ़ेगा, यानी ऋणात्मक में ऊर्जा बढ़ती जाएगी जैसे जैसे आपका यहाँ परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है। और एक और पॉइंट यहाँ पर हम बात करते हैं, वेग की बात करते हैं, यानी वेलोसिटी। यानी जो इलेक्ट्रॉन आपका कक्षा में घूम रहा है, क्या उसके वेग वेलोसिटी के लिए कोई एक्सप्रेशन आया है? तो इस बोहर्स मॉडल में ऐसा कोई एक्सप्रेशन नहीं आया है जो वेग को कैलकुलेट करे। हाँ, इतना बताया गया है कि वेग उसका अफेक्ट होगा, और किसके कारण अफेक्ट होगा? जिस न्यूक्लियस से वो अट्रैक्ट हो रहा है, जिस न्यूक्लियस से वो जुड़ा हुआ है, उसके कारण अफेक्ट होगा। और किस तरह से अफेक्ट होगा? जैसे जैसे न्यूक्लियस में द्रव्यमान बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉन का जो वेग होगा वो भी बढ़े। समझ रहे हैं? यानी आपके न्यूक्लियस में अगर प्रोटॉनों की संख्या बढ़ जाती है तो वहां पर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ही मास है, तो वहां पर अगर इनकी वैल्यू बढ़ जाती है तो आपका वेग भी क्या हो जाएगा? बढ़। ठीक, इतना आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिया है किसके बारे में? बोहर्स मॉडल के बारे में। और ये सारा आपका किसके बारे में बता रहा था? हाइड्रोजन के लिए इन्होंने इतने सारे पॉइंट दिए। अब उस हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, और स्पेक्ट्रम को समझने से पहले हम सिंपल स्पेक्ट्रम की बात करते हैं कि आपके स्पेक्ट्रम होते क्या है। ओके, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। कौन से रेडिएशन की बात हो रही है? उस रेडिएशन की बात हो रही है जो इलेक्ट्रॉन या तो एब्जॉर्ब कर रहा है या फिर इमिट कर रहा है। यानी अगर वो N1 एनर्जी स्टेट ये है और N2 एनर्जी स्टेट ये है, दो एनर्जी लेवल्स है हमारे पास अलग अलग, N1 और N2, यानी कक्षाएं समझ लो इनको। सर्कुलर पाथ में अभी तक आप इन्हें देख रहे हैं, मैं आपको लाइन में बता रही हूँ सिंपल कि ये आपकी एक ऑर्बिट है N1, ये आपकी दूसरी ऑर्बिट है N2। यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन था इस प्रकार, ये कुछ रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, यानी EMR को एब्जॉर्ब करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिनको बोल रहा है, रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करके इसका क्या होता है? ट्रांजिशन होता है, और ये यहाँ पहुंच जाता है। ओके, ये हुआ। देन हम क्या कह रहे हैं? यहाँ पर इसने क्या किया? एब्जॉर्ब किया। दूसरा ये क्या करेगा? यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है सपोज, वो इमिट कर रहा है एनर्जी को, इमिशन वहां पर हो रहा है, और उसके बाद वो वापस यहाँ पहुंच रहा। तो दो केस हुए। एक, जब आप कह रहे हैं ये लोअर एनर्जी स्टेट होगी, लोअर एनर्जी लेवल होगा, ये आपका है हाइयर एनर्जी लेवल। लोअर एनर्जी लेवल से जब हाइयर एनर्जी लेवल पे आपका इलेक्ट्रॉन जा रहा है, उस केस में एब्जॉर्ब कर रहा है रेडिएशन को, और जब हाइयर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट पे आ रहा है तो उस केस में इमिट कर रहा है, उत्सर्जित कर रहा है रेडिएशन को। उसी रेडिएशन की बात कर रहे हैं। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। स्पेक्ट्रम क्या है? जो रेडिएशन डाला है उसमें जो ये रेडिएशन यहाँ पर इमिट करेगा, इस रेडिएशन में इस रेडिएशन में अलग अलग फ्रीक्वेंसी की ये लाइट होंगी, और जब वो रेडिएशन अपनी अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट में डिफ्लेक्ट होगा या फैलेगा, उसका कॉन्स्टिट्यूएंट जो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हैं उनमें उसका विचलन होगा, तो इसको क्या कहा जाएगा? स्पेक्ट्रम कहा जाएगा। इस प्रकार से आपको एक स्पेक्ट्रम मिलेगा। बहुत सिंपल एग्जाम्पल है जहां पर कि क्या होती है? बारिश होती है, और बारिश के बाद धूप आती है, और आप क्या देखते हैं कि कहीं पर रेनबो यानी कि इंद्रधनुष बनता हुआ दिखाई देता है। तो इंद्रधनुष किस वजह से बना? पहले तो ऐसे आसमान, सूरज से जो लाइट आ रही है वो सिंपल आ रही है, उसमें कोई कलर्स आपको नहीं दिखाई दे रहे। अचानक से बारिश हुई, और बारिश होने के बाद आपको वही लाइट 7 कलर्स में फैलती हुई दिख रही है। तो ये किस वजह से हुआ? ये उन पानी के एटम्स की वजह से हुआ। पानी के एटम्स कहाँ से आए? जब बारिश हुई तो हमारे एनवायरनमेंट में क्या हो गए? एटम्स, पानी की बूंदें रह गई छोटी छोटी,
उन पानी की बूंदों ने क्या किया, जो सूरज से आने वाला पार्ट है लाइट का, कौन सा पार्ट जो हमें दिखाई देता है, हमें कौन सा वाला पार्ट दिखाई देता है, जब हम वेवलेंथ्स को पढ़ रहे थे, फ्रीक्वेंसीज को पढ़ रहे थे, ईएमआर के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने अलग अलग टाइप की लाइट्स पढ़ी, फ्रीक्वेंसीज की, रेडिएशंस पढ़े, वेव्स या रेज पढ़ी, जहां पर हमने यूवी रेज, एक्स रेज, आपके माइक्रोवेव रेज, गामा रेज की बात की, रेडियो वेव्स की बात की। वहीं पर आपकी एक लाइट थी विजिबल वेव्स, जिनको दृश्य प्रकाश या विजिबल लाइट कहा जा रहा था। उसी लाइट को सिर्फ हम देख सकते हैं और वो व्हाइट लाइट भी उसको कहा जाता है। उस व्हाइट लाइट को, सिंपल ये व्हाइट लाइट आ रही है, अगर विजिबल लाइट हम इसे कह रहे हैं, ये आ रही है और इसको पानी की एक बूंद मिलती है। ये पानी की बूंद क्या करती है, इस विजिबल लाइट को इसके कॉन्स्टिट्यूएंट जितनी फ्रीक्वेंसीज हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रीक्वेंसीज का मतलब क्या है, इसमें और जितनी फ्रीक्वेंसीज समाहित है उन सारी फ्रीक्वेंसीज में ये अलग अलग बंट जाता है। तो यहाँ से टकरा करके जाना इसको ऐसे चाहिए, पर ये यहाँ से इस तरह से अलग अलग फ्रीक्वेंसीज में आपके डिफरेंशिएट हो जाता है अलग अलग रूप से। और इसका जो ये क्या है, विवर्तन आप इसको कह सकते हैं, या इसका फैलना, वो किस प्रकार होगा, जितनी लाइट्स इसमें है, और कितनी प्रकार की लाइट होती है, 7 विबग्योर जिन्हें आप कहते हैं। तो विबग्योर में ये अपने 7 कलर्स में अलग अलग दिखाई देता है, जिसके कारण आपको क्या दिख रहा है, इंद्रधनुष दिखाई दे रहा है। तो वहां पर क्या हुआ, एक रेडिएशन ही तो था, एक रेडिएशन था जिसको एक मीडियम मिल रहा था। वो मीडियम यहाँ पर पानी की बूंद थी और उसने इस लाइट को, जितनी इसमें फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ की लाइट थी, उनको अलग अलग डिफ्लेक्ट किया अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ। जितनी जितनी उनकी वेवलेंथ थी, तरंगदैर्घ्य दी, उसके आधार पर उनका विचलन हुआ। और आप यहाँ पर क्या देखते हैं कि सबसे कम विचलन रेड का होता है, वहीं पर सबसे ज्यादा विचलन होता है वॉयलेट कलर का। इसी वजह से, इसी कारण क्या बताया गया था कि जितने भी आपके संकेत वाली चीजें बनाई जाती हैं वो रेड कलर की बनाई जाती है। इंफॉर्मेशन या फिर कोई भी साइन बोर्ड्स वगैरह होते हैं, ज्यादातर रेड कलर में यूज किए जाते हैं, क्योंकि डिफ्लेक्शन बहुत कम है। डिफ्लेक्शन कम क्यों है, क्योंकि वेव की लेंथ ज्यादा है। जैसे आप देख रहे हैं कि कोई मोटा आदमी है, कोई पतला आदमी है, तो किसको डिफ्लेक्ट कर लोगे इजी से, जो पतला होगा, यानी उसकी वेव लेंथ कम है ना, और जो मोटा होगा उसकी वेवलेंथ ज्यादा है, तो उसको डिफ्लेक्ट करना वहां पर इजी नहीं होगा। तो डिफ्लेक्शन चूंकि वहां पर रेड का कम है, यानी वो विचलित कम हो रही है अपने मार्ग से। अगर मैं कहूं यहां से विचलन होगा, इसको इधर जाना चाहिए था, तो सबसे कम डिफ्लेक्ट कौन सी होगी, ये वाली, तो ये रेड होनी चाहिए। सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट ये वाली हुई तो ये वायलेट होनी चाहिए। बाकी सारे इसके बीच के रेंज में आएंगे। और किस प्रकार आएंगे, जैसे मैं इनका नाम प्रोनाउंस कर रही हूँ, जैसे विबग्योर, ओके, यानी वायलेट का डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा होगा, उससे कम इंडिगो का होगा, देन ब्लू का होगा, देन आपका ग्रीन, देन येलो, देन ऑरेंज, देन रेड। सबसे कम डिफ्लेक्शन रेड का, यानी सबसे ज्यादा लेंथ, वेवलेंथ रेड की। वहीं पर आपका वायलेट की वेवलेंथ क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी। ओके, तो इतना आप लोग यहां से समझ गए। स्पेक्ट्रम क्या है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो इलेक्ट्रॉन से निकल रहा है, वो या तो अब्सॉर्ब हो रहा है या फिर इमिट हो रहा है। जब वो लोअर एनर्जी स्टेट से हाइयर पे जा रहा है तो अब्सॉर्प्शन हो रहा है उस रेडिएशन का, और वहीं पर जब वो हाइयर से लो पर आ रहा है तो उसका इमिशन हो रहा है। तो उस रेडिएशन का अपनी फ्रीक्वेंसी में डिफरेंशिएट होना, वही क्या है, स्पेक्ट्रम है। ओके, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। स्पेक्ट्रम आपको क्या बताता है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी बताता है, तो वो रेंज है। The spectrum of electromagnetic radiation and their respective wavelengths and photon energies. Okay, ये सब वहां पर आप लोग देखेंगे। ओके, जल्दी से इसको एक बार नोट करिए, उसके बाद हम देखते हैं कि प्रिज्म से किस प्रकार से आपका स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है। ये देखिए, सन से आपकी एक लाइट आ रही है, ये सन से आपकी लाइट आ रही है, जिसे हम क्या कहते हैं कि ये विजिबल लाइट होगी, या व्हाइट लाइट भी इसको कहा जाता है।
तो व्हाइट लाइट में आपके ये सातों कलर पाए जाते हैं। ओके, ये सातों कलर को अगर आप मिलाएंगे तो आपका व्हाइट बन जाता है। ये व्हाइट लाइट जब आ रही थी, इसके बीच में हमने एक प्रिज्म लगा दिया। प्रिज्म आपका ग्लास से बना हुआ एक 3D मॉडल होता है। ओके, ग्लास का बना होता है ये, और ग्लास का बना हुआ है, चूंकि ट्रांसपेरेंट है तो लाइट इजीली क्या हो जाएगी, आर पार चली जाएगी। तो यहाँ से सनलाइट इस प्रिज्म पर पड़ रही है, और होना क्या चाहिए था कि ये लाइट सीधे क्या हो जाए, पार चली जाए इस तरह। ये इसका रास्ता था। यहाँ से अगर सन की लाइट आ रही है, यहाँ पर आपका सन है, ये सन है, सन से लाइट आ रही है, प्रिज्म है, प्रिज्म पर पड़ रही है, और उसके बाद जो इसका मार्ग था ये वाला, ये इस पर ना जा करके क्या हो रही है, डिफ्लेक्ट हो रही है। और डिफ्लेक्शन किस प्रकार हो रहा है कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट अपने अपने अलग अलग रास्तों में डिफ्लेक्ट हो रही है, उन रास्तों से वो जा रही है। डिफ्लेक्शन सबसे कम किसका हो रहा है, रेड का हो रहा है। डिफ्लेक्शन मतलब उसका रास्ते से कितना झुकाव हुआ है, वो डिफ्लेक्शन है। तो इसका झुकाव कम है, सिर्फ इतना ही झुकाव हो रहा है। ऑरेंज की बात करें तो ऑरेंज के लिए ये झुकाव बढ़ गया है, इतना ज्यादा हो गया है। येलो के लिए और ज्यादा हो गया है। ग्रीन के लिए कहें तो उसका और ज्यादा हो गया यहाँ तक। ब्लू के लिए और ज्यादा, इंडिगो के लिए और ज्यादा। वहीं वायलेट का डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा। विचलन, इस रास्ते पर जो जाना चाहिए था उससे कितनी दूर वो हट गई है, वही विचलन है, डिफ्लेक्शन है। और उसी के कारण, क्योंकि सारी फ्रीक्वेंसीज अपने अपने रास्तों में डिफ्लेक्ट हुई है, तो उसी कारण आपको स्पेक्ट्रम दिखाई दे रहा है। और ऐसा ही कुछ कहां पर होता है, जब रेनबो बनता है। रेनबो में भी क्या है, सनलाइट आ रही है, सिर्फ प्रिज्म की जगह आप एक वाटर ड्रॉप को इमेजिनेशन उसकी कर लीजिए, कल्पना कर लीजिए उसकी, कि यहाँ पर प्रिज्म न होकर के एक ड्रॉपलेट है, वाटर ड्रॉपलेट है, पानी की एक बूंद है, उससे आपका ये व्हाइट लाइट या ये सूर्य का प्रकाश गुजर रहा है, और उसको ऐसे जाना चाहिए था, वो ऐसे न जा करके अपनी अलग अलग फ्रीक्वेंसी, जो व्हाइट लाइट के, ये सारी फ्रीक्वेंसीज इसी व्हाइट लाइट के अंदर है, जो नॉर्मल कंडीशन में नहीं दिख रही हैं। लेकिन जब उनको कोई मीडियम मिला, ये क्या है, मीडियम है, एक माध्यम मिला जिससे टकरा करके वो अपनी सारी फ्रीक्वेंसीज में फैल गए, तो यही फ्रीक्वेंसीज आपका क्या दिखा रही हैं, स्पेक्ट्रम दिखा रही हैं इस व्हाइट लाइट का। ओके, और इसी स्पेक्ट्रम की बात की जा रही है हाइड्रोजन एटम के केस में, कि यहाँ पर अगर प्रिज्म ना होकर के क्या होगी, वाटर ड्रॉपलेट होगी, तो पानी की बूंद का मतलब क्या है, उसमें एटम होगा, और एटम से टकरा करके वो रेडिएशन, व्हाइट लाइट यानी रेडिएशन, रेडिएशन से समझिए, रेडिएशन उस एटम से टकराएगा, और वहां से आपको स्पेक्ट्रम दिखाई देंगे। तो हाइड्रोजन के केस में भी यही होता है। ओके, जल्दी से इसको नोट करिए, फिर आगे हम देखेंगे किस प्रकार एब्जॉर्प्शन का स्पेक्ट्रम और इमिशन का स्पेक्ट्रम आपका क्या कहता है। इस प्रकार स्पेक्ट्रम को समझिए। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, ये आपकी विजिबल लाइट है, और विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम है। विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम क्या कह रहा है कि विजिबल लाइट के अंदर इस प्रकार से अलग अलग रेंज की फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी यानी लाइट। ओके, तो ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट है, और ये मिल करके विजिबल लाइट बना रही है, जहां पर आपका क्या आ गया, वॉयलेट आ गया, इंडिगो आ गया, ब्लू आ गया, ग्रीन आ गया, देन येलो आ गया, ऑरेंज आ गया, रेड आ गया। और ये आपको कैसे दिख रहा है, कंटिन्यूअस दिख रहा है, इसलिए इसको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम भी कहा जाएगा। यानी इसमें आपको ऐसा नहीं दिख रहा है कहीं पर कि सिर्फ यहीं तक आपका वॉयलेट है, यहां तक आपका ब्लू है,
यहाँ तक आपका इंडिगो है, यहाँ तक आपका ग्रीन है, ऐसे कुछ नहीं दिख रहा है आपको, एग्जैक्टली बाउंड्रीज नहीं है कलर की। यहाँ पर क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस है एकदम से। यहाँ अगर आपको वॉयलेट खत्म होता हुआ दिख रहा है तो उससे पहले ही आपको कहीं इंडिगो शुरू होता हुआ दिख रहा है, यानी कंटिन्यूअस है, सतत रूप से चल रहा है आपका स्पेक्ट्रम, किसी भी प्रकार की बाउंड्रीज नहीं है। अगर मैं कहूंगी इस वाले स्पेक्ट्रम में इतने पार्ट में बताइए रेड कहाँ पर शुरू हो रहा है एग्जैक्ट, तो आप नहीं बता पाएंगे, या ऑरेंज कहाँ पर खत्म हो रहा है ये भी नहीं बता पाएंगे। तो ये डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, यानी आपका जो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या कह रहा है कि सतत रूप से चलेंगे, और डिसकंटिन्यूअस क्या कह रहा है कि अगर यहाँ पर हम बाउंड्री बना दें तो यानी बाउंड्री के कारण आप पहचान पा रहे हैं कि रेड के बाद एकदम से ऑरेंज आ गया, या यहाँ पर ये ऑरेंज और येलो के बीच में बताइए कहाँ पर बाउंड्री है, नहीं है, तो वो डिसकंटिन्यूअस। सतत रूप से और असतत रूप से आपकी क्या चलेंगी, स्पेक्ट्रम्स आपको दिखाई देंगे। तो विजिबल लाइट में इतनी फ्रीक्वेंसीज की लाइट है। अब समझिए इनके वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या कहते हैं कि जितनी ज्यादा आपकी वेव की लेंथ है, इधर वेवलेंथ कम है, धीरे धीरे इधर को क्या हो रही है, वेवलेंथ बढ़ रही है, वेवलेंथ बढ़ रही है इधर को, लेकिन आपका जो एनर्जी है वो इस साइड को बढ़ रहा है। ओके, और वहीं पर अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वो भी आपके वेवलेंथ की उल्टी ही चलती है, यानी यहाँ पर वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी जबकि उसका वेवलेंथ कम है, और रेड की फ्रीक्वेंसी कम होगी जबकि उसकी वेव की लेंथ क्या है, बहुत ज्यादा। ओके, तो इस तरह से आपको स्पेक्ट्रम दिखाई देते हैं। इसमें अलग अलग रेज आपको बताई गई हैं, जैसे गामा रेज है, एक्स रे है, अल्ट्रावायलेट रे है, इंफ्रारेड है, रेडियो वेव, ये हमने पढ़ा। और इन दोनों वेव्स के बीच में आपको विजिबल लाइट दिखाई देती है, अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड के बीच में। इन दोनों की बीच की फ्रीक्वेंसी की जो लाइट आती है उसी में ये सारे कलर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। ओके, जल्दी से इसको नोट करेंगे फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे। अब बात करते हैं इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, यानी उत्सर्जन एंड और अवशोषण स्पेक्ट्रम। An emission spectrum consists of all the radiations emitted by atoms or molecule, whereas in an absorption spectrum, portion of a continuous spectrum, light containing all wavelengths are missing because they have been absorbed by the medium through which the light has passed. The missing wavelengths appear as dark line or gap. क्या समझ में आता है इससे? इससे समझ में आ रहा है कि जो इमिशन स्पेक्ट्रम है, इमिशन स्पेक्ट्रम क्या कह रहा है कि जितनी लाइट वहां से इमिट हुई है, रेडिएशन जो इमिट हुए हैं एटम से, उनके कारण क्या बनेगा, स्पेक्ट्रम बनेगा, और वही क्या है, इमिशन स्पेक्ट्रम है। जिस केस में इलेक्ट्रॉन एक उस एनर्जी लेवल से दूसरी एनर्जी लेवल में जा रहा है तो वो एनर्जी को क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है, या रेडिएशन को इमिट कर रहा है। तो वो रेडिएशन जो इमिट हो रहा है उसका स्पेक्ट्रम बनेगा, वही इमिशन स्पेक्ट्रम होगा। दूसरा क्या कह रहा है, वेयर एज इन एन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पोर्शन ऑफ अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का पोर्शन मिलेगा लाइट कंटेनिंग ऑल वेवलेंथ, जिसमें कि सारी वेवलेंथ की लाइट होगी, आर मिसिंग, वो मिसिंग होगा, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम वहां पर मिसिंग होगा। क्यों? बिकॉज दे हैव बीन एब्जॉर्ब्ड बाय द मीडियम, वो क्या हुआ वहां पर, मीडियम ने एब्जॉर्ब कर लिया है। दे हैव बीन एब्जॉर्ब बाय द मीडियम थ्रू विच द लाइट हैज पास, जिस मीडियम से लाइट पास होगी वहां पर वो लाइट्स एब्जॉर्ब हो जाएंगी। द मिसिंग वेवलेंथ अपीयर्स एज डार्क लाइन और गैप्स, उसके कारण वहां पर क्या आ जाएंगी, डार्क लाइन्स आ जाएंगी बीच में। अब वो डार्क लाइन किस वजह से आ रही है, जिस स्पेक्ट्रम में आपको डार्क लाइन दिख रही है दैट मीन्स कि वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का है। क्यों? क्योंकि जो डार्क लाइन है वो ये शो कर रही है कि इतनी लाइट या इस फ्रीक्वेंसी की लाइट को मीडियम द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया है, इस वजह से वहां पे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं बन पाया। वो कैसा हो गया, फिर डिसकंटिन्यूअस हो गया।
ओके, तो इसको जल्दी से नोट करिए, फिर आगे हाइड्रोजन के बारे में समझिए। तो यहाँ पर दो स्पेक्ट्रम बनेंगे आपके, यहाँ से एक इमिशन स्पेक्ट्रम दिखाएगा। इमिशन स्पेक्ट्रम क्या कहता है कि प्रिज्म पे लाइट पड़ेगी और उसके बाद इसका स्पेक्ट्रम इस प्रकार आएगा कि जैसे आप विजिबल लाइट को देख रहे थे, विजिबल लाइट में आपने क्या कहा कि सारी फ्रीक्वेंसीज की लाइट आपको रेड टू वॉयलेट दिख रही है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें रेड टू वॉयलेट सारे कलर आपको दिखाई नहीं देंगे स्पेक्ट्रम में, बल्कि क्या होता है, आपको कहीं कहीं पर लाइट दिखाई देगी, कहीं कहीं पर कलर दिखाई देंगे, और बाकी ज्यादातर पार्ट क्या दिखाई देता है, ब्लैक कलर का दिखाई देता है, और जिसमें चमकीली रेखाएं आपको दिखाई देती है। इस प्रकार का कुछ स्पेक्ट्रम वहां पर बनता है। ओके, वहीं आपका जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वो कहता है कि जब लाइट प्रिज्म पर पड़ेगी उसके बाद जो स्पेक्ट्रम हो जाएगा वो कंटिन्यूअस ना होकर डिसकंटिन्यूअस हो रहा था, तो यानी अब उसमें ब्लैक कलर की लाइंस आ जाएंगी बीच में, बाकी जो कलर आपके आ रहे थे वो बनेंगे ही। इस प्रकार, और इनके बीच में ये ब्लैक कलर की लाइंस आपको दिख रही हैं, यानी कि इतना लाइट वहां पर क्या हो गया है, अब्सॉर्ब। तो ये आपका एब्जॉर्प्शन का स्पेक्ट्रम कुछ इस प्रकार होगा और आपके इमिशन का स्पेक्ट्रम कुछ इस प्रकार होगा। इसी को आपका रेखा स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। What is hydrogen spectrum? Hydrogen spectrum क्या है आपका? The hydrogen spectrum is an important piece of evidence to show the quantized electronic structure of an atom. किस प्रकार एटम का क्वांटाइज स्ट्रक्चर होगा वो हाइड्रोजन एटम से हम समझते हैं और हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम से समझते हैं। द हाइड्रोजन एटम ऑफ द मॉलिक्यूल डिसोशिएटेड एज soon as an electric discharge is passed through a gaseous hydrogen molecule. It results in the emission of electromagnetic radiation initiated by the energetically excited hydrogen atom. The hydrogen emission spectrum comprises radiation of discrete frequencies. These series of radiation are named after the scientist who discovered them. Okay? तो ये आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बताया गया है। वहीं अगर हम बात करें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में अलग अलग चीजों को समझने की, तो सबसे पहले एनर्जी की बात करते हैं कि एनर्जी क्या होगी। जब आपके हाइड्रोजन एटम में पहली से और अंतिम कक्षा के बीच में उत्सर्जन हुआ है इलेक्ट्रॉन का, तो उस केस में एनर्जी क्या होगी। अगर हम कह रहे हैं इनिशियल के लिए EI है और फाइनल के लिए EF है एनर्जी, तो डेल्टा E क्या हो जाएगा, यानी एनर्जी का डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो एनर्जी का डिफरेंस हो जाएगा EF माइनस EI। और इस E की वैल्यू आपको पता है, E इज इक्वल टू आपने क्या निकाला था, माइनस RH इंटू 1/n का स्क्वायर। तो EF डेल्टा E की वैल्यू क्या हो गई, EF के लिए माइनस RH अपॉन NF का स्क्वायर। ओके, ये इसको माइनस करेंगे किससे, माइनस RH अपॉन NI का स्क्वायर। ये हो गया। यहां से इसको पूरा हम सॉल्व कर लेते हैं, तो डेल्टा E की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, माइनस माइनस देन RH कांस्टेंट ले लेंगे, RH 1/, ये इधर आ जाएगा NI का स्क्वायर माइनस 1/NF का स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई डेल्टा E।
फिर यहां से हम किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। ये तो एनर्जी हो गई, अब फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हमें पता है E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, तो यहां से न्यू इज इक्वल टू ई अपॉन एच हो जाएगा। डेल्टा E की वैल्यू आपको पता है, तो यहां पर इतना आपने नोट कर लिया होगा, ये H यहां पर आ जाता है। ओके, डेल्टा E की वैल्यू तो सेम वही रहेगी, बस H आपका नीचे आ जाएगा। और फिर आप क्या कहते हैं, अगर हम इसको किसकी टर्म में देंगे, न्यू बार, यानी कि वेव नंबर्स की टर्म में लिखें, तो यहाँ पर ये आपको क्या दे रहा है, ये वाला चीज आपको क्या बता रहा है, जब यहाँ पर H नहीं था तो आपको एनर्जी बता रहा था, अब आपने प्लैंक कांस्टेंट ऐड कर दिया, दैट इज योर फ्रीक्वेंसी। तो ये न्यू की वैल्यू बता रहा है आपको, न्यू की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर न्यू बार क्या होता है आपका, न्यू बाय सी होता है, तो न्यू की वैल्यू तो ये है, इसमें आप सी से डिवाइड कर लो, तो यहाँ पर एच के बगल में न्यू बार की वैल्यू सी। ये तो तीन एक ही फॉर्मूले में आपने सीख लिए। अगर ये इतना है, इतना आपको दिख रहा है, तो ये एनर्जी बताएगा। ओके, अगर सिर्फ एच है, प्लैंक कांस्टेंट है, तो वो आपको फ्रीक्वेंसी बताएगा। और अगर प्लैंक कांस्टेंट के साथ साथ में आपका चाल भी है, प्रकाश की चाल जिसे आप कहते हैं सी, तो वो आपको न्यू बार यानी वेव नंबर्स की वैल्यू बताएगा। ओके, तो होपफुली आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम उस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि जहां पर आपका इलेक्ट्रॉन एक क्लास से दूसरी क्लास में इजेक्ट हो रहा है और किस प्रकार की अलग अलग श्रेणियां या सीरीज वहां पर बन रही है। ओके, इतना आपको रिवाइज करना है और बाकी अच्छे से पढ़ाई करनी है। ओके, और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।